इसी तरह आप एक नेशनलिस्ट नैरेटिव के साथ अखंड भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके क्या इंदिरा गांधी में मोदी से ज़्यादा दम था या कम दम था? इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान तोड़ दिया। वो अखंड भारत की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, नज़रियाती लोग हैं, वो भारत को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अभी 2-4 रोज़ पहले इन्होंने अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया है स्पेस और सैटेलाइट इंटेलिजेंस का, पूरी स्पेस उनको मिल जाएगी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, फोटोग्राफ्स, मैप्स, जो इंडिया के पास एक्सेस नहीं थे पूरे CIA के, अब सब इंडिया को दिए जाएंगे। इसराइल सारा डेटा दे रहा है कि हम इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि दुश्मन हम पर दस्तरा गिरने वाला है, जैसे दस्तरखान पर टूट के गिरते हैं दुश्मन। श्रीनगर लूज़ कर दिया, मुजफ्फराबाद जाने वाला है इनके हाथ से। अब अल्लाह ना करे सियालकोट और लाहौर ना चले जाएं, फिर ये कहेंगे चलो अगले मैच में देख लूँगा मैं। नमस्कार दोस्तों। अब ये ज़ाहिद हामिद है ना, हमेशा पाकिस्तानी जनता को डराता रहता है बेचारा, और उसको देखकर हमें अच्छा लगता है कि भाई अच्छा सच में ऐसा हो रहा है। मतलब ये वो जिस हिसाब से बोलता है कि इंडिया इस हिसाब से प्लानिंग कर रहा है, RSS नेशनलिज्म इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, RSS वाली सिचुएशन चल रही है, मोदी क्या कर रहा है, सीक्रेटली कौन कौन सी आर्मी तैयार हो रही है, पाकिस्तान तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, यहाँ पर तो अंदर ही झगड़े है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जब ये ज़ाहिद हामिद बोलता है ना, तो इंडियंस होने पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मतलब सही में ऐसा हो रहा है इंडिया के अंदर। अब इन भाई साहब का कहना है कि भाई आप देखते रहोगे और श्रीनगर तो आपके हाथ से चला गया, मतलब 1947 की बात है। अब सियालकोट भी जाएगा, लाहौर भी जाएगा और सारा का सारा पाकिस्तान जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि उसने कौन सा मतलब जो IB वाली रिपोर्ट है या फिर रॉ वाली कोई रिपोर्ट है उसने पढ़ ली है, या फिर कहे कि मोदी या फिर BJP का कोई सीक्रेट है कि भाई 2024 के बाद या फिर वो रिलीज़ करने वाले हैं कि भाई हम अब पूरा का पूरा पाकिस्तान ले लेंगे। ये इस भाई साहब ने पढ़ लिया, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, लेकिन जो भी है सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब बाज़ हमारे इदारों के ख़िलाफ़ भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें लगता है कि वो अपना काम सही नहीं कर रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो, या कोई इदारा ऐसा है जो आपको अच्छा लगता हो, कोई शख्सियत ऐसी है जो अच्छी लगती हो? कि मैं एक रडार हूँ। एक रडार जब होता है उसका काम है ये बताना आपको कि दुश्मन के तैयारे आ रहे हैं। आप रडार को तोड़ दें, मर्जी आपकी, रडार नहीं बताएगा आपको। क्या हिंदुत्व के बारे में 13 साल पहले मैंने प्रोग्राम करके कहा था कि इंडिया में एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी उठ रही है, कुछ अरसे में पावर ले लेगी और मोदी आ जाएगा। मैंने उस वक्त लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा जी इलेक्शन हुए नहीं इंडिया में, आपको कैसे पता कि मोदी आ जाएगा। बड़ा नज़्म ज़ब्त वाला इदारा समझते हैं पाक आर्मी, लेकिन इसमें भी ऐसे लोग कैसे निकल आते हैं, कैसे पैदा हो जाते हैं? जैसे अभी आपने एक जनरल का बताया कि उसको अभी हाल ही में सज़ा हुई है, ये क्या ऐसे अवामिल होते हैं कि वो भी डिट्रैक्ट? यार हमारा माशरा है ना, हमारे लोग हैं। हमारा जब पूरा पाकिस्तान बने 3 नस्लें निकल आई हैं। पहली नस्ल की गलतियां 71 में भुगती हमने, उसके बाद हमने कुछ नहीं सीखा। 50 साल हो गए हैं ईस्ट पाकिस्तान फॉल हुए हुए, 2 नस्लें बड़ी हो गई, हमने कुछ नहीं सीखा। आज हम जिस दौर में जिस वक्त हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया और अमेरिका का दिफाई मुआहदा हो गया है, कश्मीर पर इंडिया कब्जा कर चुका है, अमेरिकन फ़ौजें शायद कश्मीर में आ जाएँ, चाइना के साथ जंग होने वाली लद्दाख में पूरी तरह इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट लेवल इंडिया का इस वक्त है, मेरा ख्याल है 71 के बाद इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट लेवल नहीं था। हमारी पाकिस्तानी कौम को अंदाज़ा नहीं है इस बात का। 71 में इंडिया ने जितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट प्लानिंग करके की थी, उससे कई गुना ज़्यादा इस वक्त डिप्लॉयमेंट, इससे पहले बीच में जितनी दफ़ा जंग की सूरत हाल बनी है, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट इंडिया ने कभी नहीं की। जब ये सारी सूरत हाल है वो इसी वजह से हो चुकी है कि इज्तिमाई तौर पर हमारी कौम ने जो गलतियाँ कोताहियाँ की, इज्तिमाई तौर पर हमने जो गुनाह किए, जो हमने ज़ालिमों को, गद्दारों को, ख़ाइनों को सज़ा नहीं दी, उसका नतीजा अब यह निकला है कि हम इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि दुश्मन हम पर दस्तरा गिरने वाला है, जैसे दस्तरखान पर टूट के गिरते हैं दुश्मन। गो के आर्मी क्लेम करती है कि वो नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के महाफिज हैं, लेकिन पिछले 20-30 साल में जो एक डैमेज हुआ है वो ये कि आर्मी नज़रियाती तौर पर थोड़ा कमज़ोर हुई है हमारी। जनरल ज़िया के दौर में जो कि स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल एक बिल्डअप था आर्मी के अंदर, बाद में आने वाले वक्तों में वो कमज़ोर हुआ है। आज आर्मी नज़रियाती सरहदों की महाफिज नहीं है, आर्मी जोग्राफियाई सरहदों की महाफिज है। आर्मी एक नेशनलिस्टिक व्यू आजकल ज़्यादा ले रही है इस्लामिक व्यू के मुकाबले में। आपने आर्मी को कभी गज़वा हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते नहीं सुना। पूरी कौम गज़वा हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, आर्मी अभी तक रेजिस्ट कर रही है इस बात को। इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। जो भी लीडरशिप है, इसलिए कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है। जब आप हिंदुत्व के मुकाबले पर खड़े होते हैं तो आपको अपने कुरान और सुन्नत की तफसीर सपोर्ट लानी पड़ेगी। इसी तरह आप एक नेशनलिस्ट नैरेटिव के साथ अखंड भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते, और कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर नैरेटिव जब तक बिल्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो क्या
पाक आर्मी में एक मौलाना तारिक जमील भी होना चाहिए? नहीं, मौलाना तारिक जमील की बात नहीं चाहिए, तारिक जमील की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको नहीं होना चाहिए एक्चुअली, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो ग़ज़वा हिंद और जहाद के ख़िलाफ़ हैं, वो तो कभी इस्तेलाह इस्तेमाल ही नहीं करते। जब वो खुद ग़ज़वा हिंद की इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करते तो वो फ़ौज को क्या तरबियत देंगे और ट्रेन करेंगे? फ़ौज में कुरान और सुन्नत होना चाहिए, सैयदी रसूलुल्लाह का दीन होना चाहिए, और वो होना चाहिए जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, किसी फ़िरक़े में तकसीम नहीं है। अल्लाह उसके रसूल और खुलफ़ाए राशिदीन का दीन जो था वो फ़िरक़ों और कंट्रोवर्सीज़ में डिवाइडेड नहीं था, ये बाद वालों ने बना दिए सारे। तो बात मेरी सिर्फ यही है कि अब जो इंडिया के साथ आपकी जंग होगी, उसको आप जंग कहें या ग़ज़वा हिंद कहें, लड़ना तो पड़ेगा। सर, एक और गुनाह जो आर्मी का समझा जाता है वो ये है कि इनको ये जो सियासतदान जिनके बारे में आपने एक, मैं कहूँगा कि फतवा दिया है, गद्दार है, इनको लाने वाले भी यही होते हैं, इनको फैसिलिटेट करने वाले भी यही होते हैं। तो क्या इसकी कभी किसी को सज़ा मिली? देखिए, मुझे ये बताइए, अब आर्मी के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि एनी पॉलिटिकल कचरा जो आपके पास है इसी को फैसिलिटेट करके लेकर आए ऊपर और उसको कंट्रोल करें। क्यों कंट्रोल करें? इसलिए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रॉ कंट्रोल कर रही है, जैसे शेख मुजीब को किया था। आपके सामने एक मॉडल मौजूद है ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो ईस्ट पाकिस्तान में थी वो टोटली रॉ कंप्रोमाइज़ कर चुकी थी। उसका लीडर अगरतला साजिश में इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर चुका था, और उस वक्त चूँकि ISI ने दखल नहीं दिया उसके इलेक्शंस में, लिहाजा वो हुआ जो आपके सामने। पाकिस्तान की आज भी तमाम सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ हो, अल्ताफ़ हुसैन की MQM हो, चकज़ई हो, JUI हो, ये सब के सब रॉ, CIA, कोई PTI का नाम नहीं ले रहे, PTI भी शामिल इसमें, PTI के बड़े बड़े प्लेयर्स इसके अंदर। मैं इमरान को अगेन मैं उसी कैटेगरी में शामिल करूँगा जिसमें मुशर्रफ को करता हूँ, नादान दोस्त बिल्कुल। लेकिन PTI के अंदर बहुत बड़े बड़े गद्दार मौजूद हैं, खुल के गद्दार, मतलब ऐसे नहीं छोटे मोटे, कोई ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, कोई जैरेड कुशनर के लिए काम कर रहा है, कोई इंडियंस के लिए काम कर रहा है, और सारी पॉलिसी जो इस वक्त बेड़ा गर्क का पाकिस्तान में देख रहे हैं वो इसी वजह से हो रहा है। एक से एक अहमक और नालायक आदमी जो अहम तरीन ओहदों पर लगाया गया है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो बाकायदा बाहर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि ताहिर अशरफी को मिडल ईस्ट दे दिया जाए और इस जगह पे ये लगाया जाए। कहाँ से आई हैं सर इंस्ट्रक्शंस? ताहिर अशरफी को लगाने की इंस्ट्रक्शंस इसराइल से आई है वाया सऊदी अरेबिया, मतलब मैं बड़ा डायरेक्ट कह रहा हूँ। अच्छा सर, मैं फिर एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया कि आपने हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनपे भी बहुत खुल के तनकीद की है, जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। किसको आप मुश्किल वक्त कहते हैं? मुश्किल कौन से मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे? सऊदी अरब कश्मीर में कहाँ खड़ा रहा है आपके साथ? चलें कश्मीर को थोड़ा छोड़ दें, थोड़ा क्यों छोड़ दें? हमारा सर्वाइवल तो कश्मीर पे। सर, पै दर पे कुछ दहशतगर्दी के दोबारा वाक़यात में तेज़ी आई है, वाक़यात हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये हलाको खाना आ रहा है? जी, हलाको खाना आ रहा है। इस दफ़ा मोदी आएगा आपके लिए। अल्लाह खान ने, अल्लाह ताला का निज़ाम है ये। वो कुरान अगेन अल्लामा इकबाल ने जो बात फरमाई है कि चंगेज़ और तैमूर जो हैं ये फितरत के निश्तर होते हैं, ये सर्जरी करते हैं आके, अल्लाह ने बनाए इसीलिए, इनका काम है जब माशरा फासिद हो जाए तो उसके अंदर से गंदा खून निकालने के लिए ये आते हैं। तो ये जो पूरी मुस्लिम दुनिया का इस वक्त हाल हो रहा है, ये तारीख़ में पहले उसी वक्त हुआ था जब चंगेज़ खान आया था। उस वक्त उन्होंने आके सेंट्रल एशिया की तमाम हुकूमतें, ख्वारिज़म शाह की हुकूमत, अब्बासियों की, अयूबियों की, सल्जूकियों की सारी हुकूमतें ख़त्म की थी ना आके। एग्जैक्टली यही आज मिडल ईस्ट में मोदी में तो कोई इतना दमखम लगता नहीं है। मोदी में मुझे तो, या कुछ और लोगों में भी देखिए बात मोदी के में इतने मसाइल हैं उसके। क्या इंदिरा गांधी में मोदी से ज़्यादा दम था या कम दम था? इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान तोड़ दिया। तो उनके इतने मसाइल नहीं थे सर, उस पाकिस्तान इसलिए तोड़ दिया कि कुछ हमारे अपने लोग उनके साथ मिले। एग्जैक्टली। आज उस वक्त एक मुक्तिबानी थी, आज 10 मुक्तिबानियाँ पाकिस्तान में। उस वक्त एक शेख मुजीब था, आज 10 शेख मुजीब हैं। उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ थी, आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है। देखिए, मैं तारीख़ का तालिब इल्म भी हूँ, दिफाई तज़ियाकार हूँ, तारीख़ से बुनियाद सीखता हूँ, तारीख़ से। आज ईस्ट पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा ख़तरात पाकिस्तान को हैं, और हम जितने कमज़ोर ईस्ट पाकिस्तान में थे उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर आज हैं। मुझे ये रियासती खुराफात नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट आके TV पे बकवास करती रहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा। पाकिस्तान की रियासत कोलैप्स कर रही है। इमरान खान के बारे में ये समझते हैं कि शायद वो इन लाइनों पर चलना चाहता है, लेकिन अगर वो एक बंदे को सज़ा देना चाहता है तो कोई ना कोई इदारा उसके लिए रेस्क्यू बन के आ जाता है। देखिए, बात मैंने अर्ज़ किया ना कि एक तो ये कि इमरान खुद ही नादान दोस्त है। अस्तग़फिरुल्लाह इफ़ आई यूज़ माई हार्श वर्ड्स इज़, सियासत के मामले में, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की नहीं, सियासत के मामले में जाहिल मुतलक है। और पाकिस्तान की क़यादत ऐसे शख्स को देना ही बज़ात ख़ुद एक ऐसा जुर्म है कि जो अस्तग़फिरुल्लाह में नाकाबिल माफ़ी है। रिपोर्टर्स हैं, हमारे पास कोई जर्नलिस्ट नहीं है, हमारे पास कोई एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक एनालिटिकल स्किल्स वाला, और कुछ अगर बेहतर हैं भी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए में बाहर की ताकतों के लिए काम करते हैं, मुल्क दुश्मन हैं।
सैफमा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इदारा है, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन, जिसमें कम अज़ कम 30-40 हज़ार सहाफ़ी उसके मेंबर्स हैं। वो टोटली रॉ कॉम्प्रोमाइज्ड है, टोटली गद्दार है, मुल्क और कौम की दुश्मनी के लिए काम करता है। हर अखबार में, हर मीडिया चैनल में ये लोग बैठे हुए हैं, अंदर हर जड़ में बैठे हुए हैं जाके। तो अब आप सैफमा का जो मेंबर है उसके बारे में मैं क्या राय कायम करूँगा? सैफमा एक बहुत बड़ी फ़ौज है, पूरी आर्मी है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, जो रॉ फंडेड है। इम्तियाज़ आलम उसको लीड करता था, पुराना रॉ का आदमी। ये साफ़ी आपकी तो आपकी सारी जंग, मीर शकीलुर रहमान के बारे में, डॉन लीक्स के बारे में जो वाक़यात आपने देखे हैं, ये पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें दे रहा हूँ सिर्फ, लेकिन पाकिस्तान का कोई मीडिया ग्रुप ऐसा नहीं है कि जो पेट्रियाटिक हो, कोई भी नहीं है। और रीज़न बीइंग के मालिकान ने बड़ी खुली छुट्टी दी हुई है इन लोग अंदर एडिटर्स को, सब एडिटर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, और उनमें बहुत भारी तादाद जो है वो इंडिपेंडेंट बाहर से पैसे ला रही है। कोई सैफमा का मेंबर्स हैं और ऑब्जेक्टिव और एजेंडर्स पे काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में हर इलेक्शन में फ्रॉड होता है? जी 100%। किस में नहीं हुआ? इस दफ़ा भी फ्रॉड से आई है ये गवर्नमेंट? एवरी इलेक्शन इन पाकिस्तान इज रिग्ड, पहली बात। मैनिपुलेटेड, एवरी इलेक्शन इन द वर्ल्ड इज मैनिपुलेटेड। अमेरिकन इलेक्शन भी रिग्ड होता है, ब्रिटिश इलेक्शन रिग्ड होता है। कोई इलेक्शन, ये खुराफात जहन से निकाल दें हम कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री एंड ऑनेस्ट होते हैं, कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होता। हर एक के अंदर सीक्रेट सर्विसेज इंटरफेयर करती हैं। हमारे वाले इलेक्शन के अंदर बाहर की सीक्रेट सर्विसेज ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फिर हमारी जिनकी ड्यूटी है पाकिस्तान के अंदर, आर्मी और ISI, वो भी इंटरफेयर करती हैं और करना भी चाहिए। अगर शेख मुजीबुर रहमान कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, रॉस अयूब खान की बात, जनरल ज़िया की दौर के अंदर पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ थी कि आपने एटम बम नहीं बनाना। जनरल ज़िया ने उनकी नाक के सामने एटम बम बनाया। अमेरिका से इमदाद भी ली, F-16 भी लिए, पैसे भी लिए, उनको ये साथ मिलाया कि हम अफगानिस्तान में तुम्हारी जंग लड़ेंगे। वो सादे वसाइल डाइवर्ट किए एटम बम बनाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए। वही वसाइल डाइवर्ट किए कश्मीरी जहाद को, वही वसाइल डाइवर्ट किए खालिस्तान की जानिब करने वाला वही वसाइल डाइवर्ट किए उन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया में मुसलमान फ़ौजों को मजबूत करने के लिए। जब इसीलिए उनको 3 बड़ी ताकतों ने मिलकर शहीद किया। आप जनरल ज़िया से जो मर्जी इख्तलाफ करें, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए वो बड़े खैर का काम कर रहे थे। जब ही तो इसराइल ने, CIA और इंडिया ने मिलकर शहीद किया एक पाकिस्तान के सिपहसालार को। सोचो तो सही कि दुनिया के बदतरीन दुश्मन जो आज हमें तबाह करना चाहते हैं, उन्होंने हमारा सिपहसालार क्यों कत्ल किया? और DGI और उस वक्त की सारी फौजी क़यादत, 29 अफसर हमारे शहीद हुए उस जहाज़ में। तो बात यह है, करने वाला हो तो आप कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये काम आप जरदारी से या नवाज से या इमरान से तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कैपेसिटी ही नहीं है। ये सारी उम्र जो क्रिकेट खेलता रहा, उसको आप मैदान जंग में, सचमुच की जंग में डाल दें। क्रिकेट में तुम एक टूर्नामेंट हार जाओ, एक मैच हार जाओ, फ़र्क को नहीं पड़ता, अगला फिर खेल लेंगे जाके। मैदान जंग तो ऐसा नहीं होता। आप सियालकोट लूज़ करके मुजफ्फराबाद लूज़ नहीं कर सकते ना, कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने श्रीनगर लूज़ कर दिया, मुजफ्फराबाद जाने वाला है इनके हाथ से। अब अल्लाह ना करे सियालकोट और लाहौर ना चले जाएँ, फिर ये कहेंगे चलो अगले मैच में देख लूँगा मैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारी तारीख़ की, अगर तारीख़ लिखी गई हमारे बाद कोई, तो बदतरीन ख़यानतों और गलतियों में लिखी जाएगी बात कि पाकिस्तान की सिर्फ चांस देने के चक्कर में, कि जी नवाज़ ने चांस ले लिया है तो जरदारी ने चांस ले लिया है, तो अब इनको भी चांस दे के देखो, हमने मुल्क का बेड़ा गर्क करा लिया। डेमोक्रेसी के ये 13 साल हमारे बेड़ा गर्क कर जाएंगे। और मोदी देख चुका है, वी हैव 13 साल की इस डेमोक्रेसी ने मुल्क को ऐसी जगह पहुँचा दिया कि हिंदुत्व ज़ायनिस्ट अब ये मौका ज़ाया नहीं करेंगे। सर, अगर हमारे यहाँ ये मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या इंडिया इन मसाइल का शिकार नहीं है? इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं हैं? हमसे ज़्यादा बड़े मसाइल इंडिया में, हमसे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि उनके नज़दीक अपनी तमाम गलतियों कोताहियों पर पर्दा डालने का एक आसान तरीक़ा यह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंगी कामयाबी हासिल कर लें। वो अखंड भारत की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, नज़रियाती लोग हैं, वो भारत को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अभी 2-4 रोज़ पहले इन्होंने अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया है स्पेस और सैटेलाइट इंटेलिजेंस का, पूरी स्पेस उनको मिल जाएगी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, फोटोग्राफ्स, मैप्स, जो इंडिया के पास एक्सेस नहीं थे पूरे CIA के, अब सब इंडिया को दिए जाएंगे। इसराइल सारा डेटा दे रहा है। यही डिफेंस पैक्ट इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ किया था 70 से पहले, उसके बाद जंग शुरू हुई थी। सोवियत यूनियन ने पूरी तरह इंडिया को सपोर्ट किया था हमें तोड़ने में। अब ये काम इसराइल करेगा, इसराइल और अमेरिकन करेंगे। तो इंडिया की हैं वीकनेसेस, लेकिन इंडिया एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी देख रहा है थी। हमारा अलमिया यही है कि हम अपनी गैरत बेच चुके हैं, मुसलमान सरबराह भी बेच चुके हैं, और उम्मत ग़ुलामी में इतना रही है कि गैरत नाम की चीज़ इन्होंने देखी ही नहीं कभी। इनको पता ही नहीं कि गैरत कहते किसको है। दुनिया के तमाम समझदार मुल्क जो हैं, जो समझदार मुल्क हैं, वो इस वक्त गल्ला जमा कर रहे हैं, फूड स्टॉक्स, इसलिए कि दुनिया में कहत आने वाला। हम अपनी गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर 4 दिन बाद भूखे मंगवाते हैं दोबारा वापस। वो अपना फ्यूल स्टॉक्स जमा कर रहे हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया के कई ममालिक के अंदर फ्यूल जमा किया हुआ है, यानी खुद अपनी जगह ख़त्म हो गई तो नाइजीरिया को, तो फलाने मुल्कों को इंडिया पे कर रहा है कि जी आप हमारा तेल संभाल के रखें, हमने ख़रीद लिया है लेकिन आपके ज़ख़ीरा आप करेंगे।
जंग अब हफ्तों दूर है, अगर महीनों नहीं तो हफ्तों, मतलब इससे ज़्यादा बात हम नहीं कर रहे। अगर साल मिल गया तो बहुत बड़ी बात होगी कि आपको टाइम मिल गया, लेकिन मेरे हिसाब से तो शायद ये साल का आखिर, अगले साल के शुरू के अंदर कोई ना कोई सीरियस मैच शुरू हो जाएगा हमारा। अगर अल्लाह ने वक्त दे दिया तो ये रहमत है उसकी ये करम और फजल होगा कि हमें और वक्त दे रहा है वो। मगर जंग के बादल बिल्कुल सर पे हैं। आपने भी एयर चीफ का बयान सुना है, आप एयरफोर्स ने पूरी सड़कें बंद करके प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग की है। आर्मी चीफ जो हैं सारी कश्मीर से लेकर नीचे तक दौरे करते फिर रहे हैं, सारी हमारी डिप्लॉयमेंट हुई भी है फ्रंट लाइन्स के ऊपर। सबको इदराक है कि होने जा रहा है। बात सिर्फ ये कि ये पैनिक नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इमरान तो है ही नहीं ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने किसी क्राइसिस में इमरान को खड़े होकर फ्रंट लाइन पर स्टैंड लेते तो देखा नहीं है। प्रेशर आ जाता है सारा आर्मी के ऊपर। ये पॉलिटिशियंस हैं नहीं, इनको हैंडल नहीं करना आता कि सियासतदानों को पॉलिटिकल ऑपोजिशन आती है उसको कैसे हैंडल करें। आज रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसका एक इंटरव्यू है विद यूएई एम्बेसडर इन वाशिंगटन, एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा, और उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि यूएई इज़ मीडिएटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस सिलसिले में जो मुलाकातें हैं वो भी उनको भी कंफर्म किया उन्होंने। दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं, तंजीमों को बैन किया गया ना, जो इश्तिहार है इसमें एक तंजीम है, इसका सीरियल नंबर है 65, इसका नाम है तहरीक आज़ादी जम्मू और कश्मीर जी, इनको भी बैन किया। तो इस तरह की बहुत सारी और तंजीमें हैं जो पिछले 30-35 साल में वो सामने आई, उन्होंने एक्शन। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, एक नेशनल कंसेंसस के बगैर आप ये मसला हल कर सकते हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल कंसेंसस एक तरह से तो है, पूरा मुल्क चाहता है अमन होना चाहिए, पूरा मुल्क चाहता है हिंदुस्तान से जो है बेहतर ताल्लुकात हों। यूएई की तरफ से अब फाइनल कॉन्फर्मेशन आपको पता है हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान से भी आ चुकी है कि यूएई जो है वो सुलह सफाई करवा रहा है। यूएई को क्या इतनी दिलचस्पी है? यूएई एक जमाने में होता था, मतलब कि तारीख ये है कि यूएई जो गल्फ स्टेट्स हैं ये वो थी जो कि हम पे डिपेंड करती थी अपनी सिक्योरिटी के लिए और बहुत और चीज़ों के लिए भी। हिंदुस्तान जो है वो चाहेगा कि खित्ते में जो है वो नॉर्मल हालात हों, मुस्तहकम हालात हों, और इसमें कहीं भी कश्मीर की बात जो है वो नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियर समझ लें। पिछले जो है कोई 2 दिहाइयों में हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत की है सऊदी अरेबिया और यूएई से ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की। तो यूएई और सऊदी अरेबिया अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए खड़ा है, हमारे लिए नहीं है। पाकिस्तान में ना एक पूरा एक व्यू है, जो हमारे बड़े जो जाने पहचाने जो होते हैं ना कमेंटेटर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट, वो कहते हैं जी इंडिया को जरूरत है इस वक्त, मोदी की जरूरत है, और पाकिस्तान जो है वो जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर अमन की बात होगी। आप इस आर्ग्यूमेंट को मानती हैं? देखिए जी, बात यह कि इस वक्त अमन की जरूरत तो दोनों मुल्कों को है, क्योंकि अगर खित्ते में एक नॉर्मेलसी हो तो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। लेकिन अगर आप दोनों का मुकाबला करें तो मेरे ख्याल में हमारा ज्यादा फायदा है। मतलब कि हमारे घर दाने नहीं है, माजरत से उनके घर अभी भी दाने हैं। मतलब कि हम भूल जाते हैं कि जो प्रेडिक्शन है, आईएमएफ की भी प्रेडिक्शन है कि इस साल अगर चीजें उनकी ठीक रही, अगर कोई कोविड से उनको धक्का ना लगा तो 11% उनकी ग्रोथ रेट होगी, और अगले चंद सालों में और भी ग्रोथ रेट उनकी खासी ज्यादा होगी। हम तो 1.5 पे खड़े हैं। हमारी ज़रूरत है करने की, हमारी ज़रूरत है कि हम जो है वो रीजन में खोलें और ट्रेड हम अगले साल भी हम 2% जीडीपी से ज्यादा नहीं जाएंगे आईएमएफ के बकौल। 2% तो बहुत, मेरे ख्याल में जी वो अभी हम बहुत जेनरस ये प्रेडिक्शंस हो रही हैं, हो सकता है इससे कम ही हो। तो बात ये है कि ये कहना, मेरे ख्याल में दिल को तसल्ली देने के लिए हम कह रहे हैं कि जी उनको जरूरत है इसलिए वो आ रहे हैं। देखिए, दोनों मुल्कों को जरूरत है, और मेरे ख्याल में जब तक हम ये दिमाग में नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए भी विन विन हो सकता है, तो मेरे ख्याल में हमारे में वो हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी कि हम आगे बढ़ें। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, लेकिन जिस पॉइंट पे आप चाह रहे हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 का बार बार जिक्र आता है हमारी तरफ से, आर्टिकल 370 हिंदुस्तान कहीं नहीं कुछ कर रहा।
उसको कहीं नहीं ले जाएगा, उसको बिल्कुल वापस नहीं करेगा, और जो ने चेंजेस की हैं वो वापस बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोई मुआहदा होता है वो इसी पे होगा कि जी तुम्हारा कश्मीर तुम्हारे पास, हमारा कश्मीर हमारे पास, और इसको या ये होगा या वो जो 4 पॉइंट फॉर्मूला है या फॉर्मुलाइज आप करेंगे, या दूसरी सूरत में ये होगा कि अच्छा भाई खामोशी रहे बॉर्डर्स पे और आगे चलते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जिस तरह से हम तरले मिन्नत करके इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके पास शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करते, उसकी मईशत को मजबूत नहीं करते, अपने जो अंदर के जो तजादात हैं उनको हल नहीं करते, और वो सिवाय सिविलियन सुपरमेसी के बगैर मिलावट वाली जमहूरियत के अवाम की जो हुकूमत है मुंतखब, उसको बाख्तियार बनाने के कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे ये तमाम चीजें, तो इससे ज्यादा जिल्लत आमेज मुआहदे करने पर मजबूर होंगे। जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। जापान कौन क्वाड का मेंबर, जापान कौन अमेरिकन एयरलाइन। कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, और उनका ट्रस्ट, उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है। उनका जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो, यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया। बेशक। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। नमस्कार दोस्तों, अब जापान की तरफ से 40 से 45 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में हो सकता है। आप सबको पता होगा कि जापान एक ऐसा कंट्री है जो चाहता है कि इंडिया ग्रो करे। जापान ही सबसे पहला कंट्री था जिसने इंडियन ओशन या फिर कहे कि इस एरिया की बात की थी, और कहने का मतलब ये है कि इंडिया के कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जापान का इन्वेस्टमेंट है। आप सबको पता होगा कि उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो बुलेट ट्रेन के अंदर है, जो गुजरात से महाराष्ट्र मतलब अहमदाबाद से मुंबई के लिए बन रही है, और हो सकता है 2025 के आसपास उसका कामकाज भी ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जापान बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर, और मुझे एक चीज़ ऐसी भी लगती है कि जापान को चाइना का डर है, और चाइना के खिलाफ अमेरिका और जापान जो है वो इंडिया को खड़ा करना चाहते हैं कि भाई इंडिया जो है वो इसको अच्छी खासी टक्कर दे, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि भाई चाइना को यहाँ पर दबाया जा सके, खासकर कि इकोनॉमिकली यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो विजिट किया है। जारी बात है इंडिया का जो बड़ा इस वक्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असा पूरी दुनिया सिर ते चुक ले, और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे, और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। देखिए वो कशीदा साहब जो है, वो कशीदा हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। आज एक बहुत बड़ा एज है
कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं, और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है उनका। अगर देखा जाए तो जापान ने इतना ट्रस्ट करके इंडिया के ऊपर इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, उसने क्यों किया? सर, एक तो उनकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है इंडियंस की, और दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है। हर कोई वहाँ पे आना चाहेगा, और सियासत का ठहराव है। गवर्नमेंट आती है, वो 4-5 साल रहती है, काम भी करती है लोगों के लिए। ये जब से ये आया है इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लाले, इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों के आए हैं, आटे के आए हैं, चीनी के आए हैं, मालम जब्बा के हैं, पेशावर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हैं। इतने बड़े स्कैंडल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। आज इसके पीछे चढ़े तो आधी से ज़्यादा पीटीआई ख़त्म होती है। आम आदमी को रिलीफ कहाँ से देना उन्होंने वो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठे हुए। जैसे अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो, यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया बेशक। और मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखें वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में, और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है, आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। मुझे तो ऐसे लगता है जब पूरी दुनिया ने गंद मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है अफगानिस्तान की वजह से, और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेन स्ट्रीम रोल मिल गया। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है उनका। अगर देखा जाए तो जापान ने इतना ट्रस्ट करके इंडिया के ऊपर इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, उसने क्यों किया? सर, एक तो उनकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है इंडियंस की, और दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है। हर कोई वहाँ पे आना चाहेगा, और सियासत का ठहराव है। गवर्नमेंट आती है, वो 4-5 साल रहती है, काम भी करती है लोगों के लिए। ये जब से ये आया है इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लाले, इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों के आए हैं, आटे के आए हैं, चीनी के आए हैं, मालम जब्बा के हैं, पेशावर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हैं। इतने बड़े स्कैंडल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। आज इसके पीछे चढ़े तो आधी से ज़्यादा पीटीआई ख़त्म होती है। आम आदमी को रिलीफ कहाँ से देना उन्होंने वो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठे हुए। जैसे अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो, यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया बेशक। ऊपर देखे ना कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो लोग देखते हैं COP26 के ऊपर जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होगा। इंडिया और जापान जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और आइंदा कैसे देख रहे हैं कि जी ग्रीन जो है वो एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करना है, और इसी तरह जी के कार्बन रिसाइकलिंग कैसे करनी है। WTO में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, अब दोनों को सूट करता है ताकि चाइना की मोनोपोली ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसको अगर आप देखें, भले वो 5G टेक्नोलॉजी हो, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सबमरीन केबल सिस्टम हो, और इंडिया की जापान की जो कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी उन्होंने भी अपनी, और ये क्वाड के फ्रेमवर्क में भी काम कर रहे हैं। और जो इंडिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको वो जी जापानीज अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मार्केट है, यहाँ पे पैसा लगाओ। हम तो बस जिसे कहते हैं ना कि हम तो किसी को कन्विंस नहीं कर सके।
मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो खींच के ले गए हैं। जो हुकूक हासिल है, अगर ये हम एज ए अक़लियत हमारे साथ यहाँ किया जाए, जो कि पाकिस्तान अक़लियतों के साथ वहाँ कर रहा है, तो लग जाएगा पता पाकिस्तान को कि और मुस्लिम दुनिया के खिलाफ बहुत गम और गुस्सा है यूरोप के अंदर। फ्रांस और यूरोप के ऊपर जो हमारा ये बयानिया जो हमारा है, इस पे साथ देंगे वो ईरान और तुर्की थे, और वो दोनों नहीं खड़े हुए। कार्टून बनते यूरोप में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जसारत की जाती है यूरोप में, लेकिन आग और खून में जलता है पाकिस्तान। इसमें हमारे साथ कोई सपोर्ट हमें ना ओआईसी कर रहा है, ना ईरान कर रहा है, ना तुर्की कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। सदर अर्दोगान ने भी बड़ी दोस्ती कर ली है फ्रांसीसी सदर से। नमस्कार दोस्तों, अभी यहाँ पर सेंटेंस रिपीट हो रहा है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ यूरोप के कंट्रीज या फिर आप कहें कि यूरोपियन यूनियन में अच्छा खासा गुस्सा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस टाइप की सर्विसेज यूरोप इनको देता है, जिस टाइप की फैसिलिटीज़ जो है यूरोप पाकिस्तान को देता है, बदले में पाकिस्तान उनको कुछ नहीं देता। और उल्टा यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि फ्रांस में अगर कुछ हो, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप खुलकर बोल सकते हो, इवन आप किसी भी रिलीजन को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। तो फ्रांस में जब आप जाते हो तो आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करते हो। मतलब मान के आप एक पाकिस्तानी मुसलमान हो, और अगर आप फ्रांस जाते तो इसका मतलब ये है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन मानेंगे, और वहाँ की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है रिगार्डिंग रिलीजन वो भी आप मानेंगे। लेकिन जब वहाँ पर इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना, तब दंगे करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। हालांकि वहाँ पर दूसरे रिलीजन को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है, या फिर कहे कि सिर्फ बातें होती है, गुस्सा प्रकट किया जाता है सोशल मीडिया पर। लेकिन जब इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है तब दंगे होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर इसी को लेकर बात हो रही है कि जिस टाइप से ईरान और टर्की और मलेशिया पहले पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे इस टाइप के मामले में, अब बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे और पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे वक्त पे, नाजुक वक्त पे करारदाद वो लेकर आए जब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत गम और गुस्सा है यूरोप के अंदर, और ये कोई ज्यादा डिमांड आपसे नहीं कर रहे। आप ये कहते हैं कि आप सिर्फ इम्तियाजी सलूक का खात्मा करें और उन कवानीन को आप वापस लें जो आके आपने इम्तियाजी तौर पर ये कवानीन बनाए हुए हैं। और ये कवानीन खुद यूरोप के में भी हैं, हम भी तो यहाँ रहते हैं। 25 मिलियन मुसलमान इस यूरोपीय यूनियन में रहते हैं। उन 25 मिलियन मुसलमानों की जिसमें मैं भी एक हूँ, जो हुकूक हासिल है, अगर ये हम एज ए अक़लियत हमारे साथ यहाँ किया जाए, जो कि पाकिस्तान अक़लियतों के साथ वहाँ कर रहा है, तो लग जाएगा पता पाकिस्तान को के और मुस्लिम दुनिया को। देखिए, एक तो ये जो करारदाद है, इसके जो भी असरात हैं और जो भी नुकसानात हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन वो जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया है उसके इससे भी ज़्यादा नुकसानात हैं। एक तो ये है कि ये वो एक टोन है कि इस गवर्नमेंट की, पर्टिकुलरली ये गवर्नमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस का, इनको जवाब भी देना नहीं आता। जब शीरी मज़ारी साहिबा यहाँ तशरीफ़ लाई थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे जो मुतालबात ये कर रहा है यूरोपीय यूनियन ह्यूमन राइट के सिलसिले में, आप इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो आपने इनसे क्या कहा? ये हमसे रोज़ाना बात इनकी होती है, तो ये बात यकीनन इन्होंने आपसे भी की होगी। तो वो फरमाने लगी कि ये हमसे क्या बात करेंगे, हमने इनको कहा है कि आप मुसलमानों के साथ यूरोप में ज़्यादती बंद करें, और यहाँ पर स्कार्फ जो है वो उस पर पाबंदी आप कभी लगाते हैं, कभी किसी चीज़ पे। तो मैं हैरान रह गया ये बात। आप यहाँ वजाहत करने के लिए आई हैं, आप यहाँ से ज़्यादा सपोर्ट लेने के लिए आई हैं। आपको ये इकोनॉमिक इन्होंने पैकेज दिया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेज दिया है, आउट ऑफ द वे जाके पैकेज दिया है, और आपके लोगों का, हम जैसे लोगों का, ये लोग तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप इनसे कुछ तो गलत है ना, जहाँ आपके साथ पूरा यूरोप आपके खिलाफ खड़ा हो गया है और 55 ममालिक के मुसलमान, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो आपके खिलाफ सिर्फ हो रहा है। तो कोई तो मसला है ना। बहुत गलत तरीका अपनाया है इस मामले पर, इस हद तक अपनाया है कि मेरी एज ए जर्नलिस्ट, मेरी जो इंफॉर्मेशन है कि अभी हमने हाल ही में पाकिस्तानी सफारतकारी ने कोशिश की कि आखिरी 2 मुल्क जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, फ्रांस और यूरोप के ऊपर जो हमारा ये बयानिया जो हमारा है, इस पे साथ देंगे, वो ईरान और तुर्की थे, और वो दोनों नहीं खड़े हुए। वो आखिरी 2 मुल्क, और आपके पास और इस्लामी दुनिया में कोई आपके साथ
इस तरह का नैरेटिव, हाँ बाकी उस पे सब आपके सब कंसर्न्ड हैं, सब काम, लेकिन वो तरीक़ेकार गलत है। इसमें हम अकेले हैं, इसमें हमारे साथ कोई सपोर्ट हमें ना ओआईसी कर रहा है, ना ईरान कर रहा है, ना तुर्की कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। ज़बानी कलामी आपको कोई स्टेटमेंट छोटी मोटी शायद कोई दे दे, लेकिन अभी प्रॉपर, तो इसलिए हमारा अप्रोच गलत है। ये कॉन्फ्रंटेशन हमें नहीं लेनी चाहिए। सदर अर्दोगान ने भी बड़ी दोस्ती कर ली है फ्रांसीसी सदर से, अब तो वो वाया वीडियो जो है मीटिंग्स हो रही हैं और वो सारी इंटरनेट के ऊपर हैं, और जिसमें सदर अर्दोगान कह रहे हैं कि हम फ्रांस के साथ मिलके एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो है वो काम में भारी अक्सरियत से मंजूर की जाने वाली एक करारदाद में यूरोपियन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि वो 2014 में पाकिस्तान को जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP प्लस के तहत दी गई तजारती रियायतों पर फिल फौर नजरसानी करे, और यूरोपीय पार्लियामान में पेश की जाने वाली इस करारदाद के हक में 662 और मुखालफत में सिर्फ 3 वोट डाले गए। पाकिस्तान के लिए इस करारदाद के बहुत ही शदीद मुज़ब्बरात हो सकते हैं, मुआशी तो यकीनन है ही, उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस, एहतजाज और आग भी लग सकती है। हुकूमत और रियासत दोनों के दर्द सर में इजाफा हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी करारदाद मंजूर होती है यूरोप में, कार्टून बनते यूरोप में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जसारत की जाती है यूरोप में, लेकिन आग और खून में जलता है पाकिस्तान। क्योंकि आप देखें यूरोपियन पार्लियामान में पाकिस्तान फ्रांस के खिलाफ होने वाले मुजाहरों को भी नाकाबिले कबूल करार दिया। तो जहां तक कानून के दायरे से बाहर जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है सिवाय मुसलमानों के। वो कानून भी तोड़ते हैं। आप मुसलमानों के इलाके में नहीं जा सकते। यहाँ पर वाइट जो लोग हैं वो मुसलमानों के जो इलाके हैं वहां आप नहीं जा सकते। मैं आपको बताता हूँ, क्रिसमस का जो दरख्त लगता है हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में, जब डेनमार्क के कोपेनहेगन के एक मोहल्ले में पाकिस्तानी मुसलमान जब वहाँ काउंसलर बन गए और म्यूनिसिपैलिटी के सदर बन गए, तो उन्होंने इसको अपोज किया कि यहाँ क्रिसमस का दरख्त नहीं लगेगा। आप ये कह रही हमारी ट्रेडिशन नहीं है। डेनमार्क की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मोहल्ला है मोलेनबिक, जो कि मुसलमानों का प्रीडोमिनेटली मोहल्ला है, जहाँ से वो टेररिस्ट जो 15 जिन्होंने हमला किया पेरिस में, वो भी सारे उस मोहल्ले से ही आए थे। उस मोहल्ले में CNN, BBC और यहाँ के रिपोर्टरों की पिटाई होती थी कैमरा निकालने पे। मैं आपको वैसे बताऊं शिफा, ये बहुत अफसोसनाक ये सिचुएशन है। मतलब ये बहुत सीरियस है। पाकिस्तान की 25% के करीब लगभग जो हमारी एक्सपोर्ट है वो यूरोप की मार्केट जाती है, वो इस कानून के तहत जाती है जो ये GSP प्लस है, और इसमें हमें 0 टैरिफ है। मतलब GSP प्लस का मकसद ये है कि आपको 0 कोई आपने ड्यूटी पे पाकिस्तानी जो चीजें वहां जा रही हैं, बिक रही हैं यूरोपियन मार्केट्स में, उन पे 0 टैरिफ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपको याद है वो जो EU इंफॉर्मेशन लैब और वो जो फेक NGOs जो इंडिया ने बनाई थी, जो पकड़ी गई थी अभी पिछले साल, वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो बना था इस GSP प्लस को डिरेल करने के लिए, और मिलियंस ऑफ यूरोस जो है इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेंड किए थे कि ये GSP प्लस पाकिस्तान को ना मिले। तो और वो नाकाम हुए थे। इंडिया की जो डिप्लोमेसी थी ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी नाकाम हुई थी। अब जो है ये पहली दफा ये खतरा, और मैं आपको बताऊं कि 681 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी 705 अरकान यूरोपियन पार्लियामेंट है, 705, उसमें से 681 ने वोट दिया इसके फेवर में। चलो ये तो दे दिया उन्होंने फेवर में। वो 2 लोग जो हमेशा प्रो पाकिस्तान, मैं जिस तरह मुझे अफसोस, मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हिम, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूं शर्मिंदा होता हूं। भारत का वजीर आजम क्या कर रहा है भारत के लिए, और आप क्या कर रहे हैं? मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। अमेरिका तो कामयाब हो गया, चंद टकों की खातर हमने मुल्की सलामती और अमेरिका नामंजूर सारा कुछ बेच दिया, आपका मतलब है। बदकिस्मती से चूंकि अमेरिका की पेनिट्रेशन पाकिस्तान के निज़ाम में बहुत ज़्यादा है,
देखिए, हिंदुस्तान में अमेरिका की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है कि वो वहां पे हुकूमतों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ऊपर हाइपरसोनिक उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे, और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि फ्रांस के राजदूत के बाद चाइनीज राजदूत पर भी हमला हुआ है और एक धमाका हुआ है। और जब कभी भी देखो तो पाकिस्तान में यही चीज़ होती है कि धमाका कोई भी कर दे, नाम आ जाता है रॉ का, इंडिया का, मोदी का, भारत का। और अजीत डोभाल तो खास करके आते हैं क्योंकि अजीत डोभाल जो है भारत के NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अब उनका कई सारे स्टेटमेंट भी है तो उनको टारगेट करना एकदम आसान हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के टारगेट करने से कुछ होता नहीं है वैसे। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक छोटी मोटी मात्रा में लेकिन एक एंटी चाइना है, एंटी चाइना जो एक फिलोसॉफी है, और उनको लगता है कि आज नहीं तो कल चाइना हमें हड़प कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें चाइना को यहाँ पर खदेड़ना चाहिए। उसके अलावा बलूचिस्तान के लोग तो चाइना से बिल्कुल ही हेट करते हैं कि भाई चाइना हमारे आसपास होना ही नहीं चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन होती है और दबम धमाके होते हैं तब ये काउंटर कर पाना मुश्किल हो जाता है कि TTP ने किया है या फिर बलोच लोगों ने किया है या फिर उनका जो ग्रुप है BLA बलोच लिबरेशन आर्मी उसने किया है, किसने किया है, किया किसने भी हो, लेकिन इनिशियली सीधा नाम आ जाता है रॉ का। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत का वजीर आजम क्या कर रहा है भारत के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, ताकि उनको बताया जा सके कि वेयर यू स्टैंड एट। मैं यहां पे ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूं, मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। उससे पहले 2+2 वो यहाँ पे वॉशिंगटन DC में डायलॉग हुआ है। और आप कहां हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं। और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है, उसके बाद वो मिडल ईस्ट गया है, उसके बाद चाइना माफिया मांगेगा जाके वो जो आपने वो उनके चाइनीज लोगों को मार रहे हैं। और जो CPEC के ऊपर आप उनका 26 करोड़ डॉलर खा गए हैं, हड़प कर गए हैं, जो लंदन और दुबई पहुंच चुका है। और आप ये आपको बताना चाहिए, मैं समझता हूं ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी कि आपके मीडिया ने बिल्कुल 2+2 को भी नहीं कवर किया और मोदी साहब का जो एक दौरा था उसको भी कवर नहीं किया, और ये भी नहीं बताया कि रूस, आप तो एक चिट्ठी लहराते फिर रहे हैं, वो भारत रूस से तेल ले रहा है मुसलसल, राफेल तैयारे वो डिस्कस हो रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, और आपके एक्स वजीर आजम फराग गोगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये दुख जरूर है कि आपका पड़ोस जो है वो बुलंदियों को टच कर रहा है और आप पस्तियों को टच कर रहे हैं। अमेरिका तो कामयाब हो गया, चंद टकों की खातर हमने मुल्की सलामती और अमेरिका नामंजूर सारा कुछ बेच दिया, आपका मतलब है? जी भट्टी साहब, बदकिस्मती से चूंकि अमेरिका की पेनिट्रेशन पाकिस्तान के निज़ाम में बहुत ज्यादा है। देखिए, हिंदुस्तान में अमेरिका की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है कि वो वहां पे हुकूमतों को इन्फ्लुएंस कर सकती। ने कहा था कि जी ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल मालिक साहब कह रहे थे कि ये रेड एरिया, नॉन गो एरिया है। देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यूसली इवॉल्व होना होता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मिसाइल और बॉम्ब रखना कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आपके पास उसको डिलीवरी सिस्टम ना हो। फिर अगर आपके पास डिलीवरी सिस्टम रिडंडेंट हो जाए फिर आपको बेहतर डिलीवरी सिस्टम चाहिए होते हैं। जैसे हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ऊपर हाइपरसोनिक उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे, और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मालिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन जी, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इसको हमने बहुत हाई प्रोफाइल एक साजिश भी बना दिया है। मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन देने लगा। हमारे यहाँ झगड़े किस बात पे हुए थे? इमरान खान साहब के या फौज के डिफरेंसेस कहाँ से हुए थे? डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करना और क्रिएट करने में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान को और हिंदुस्तान के दरमियान में आपको लगेगा कि ऑप्टिक्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, हाई कमिश्नर्स वापस आ जाएंगे चंद दिनों में, फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक लगेगा कि भाई ट्रेड की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कश्मीर पे हिंदुस्तान की पोजीशन को एक्सेप्ट करने का जो लॉलीपॉप है वो ये होगा, जो इंडिया ने पहले ही प्लान करके रखा है, उनका स्क्रिप्ट ये है कि वो कश्मीर को आर्टिकल 370 की बजाय 371 दे
देंगे। तो जम्मू और कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड देंगे, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो पहले दे देते, वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा रजीम आ जाए जिससे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो जब वो चीज़ होगी तो पाकिस्तान में एक आम आदमी को यह पैगाम जाएगा कि मौजूदा हुकूमत ने हिंदुस्तान से भी बहुत बेहतर नेगोशिएशन कर ली है, इकोनॉमिक हालात बेहतर कर दिए हैं। और पाकिस्तान में आप जैसे आपने देखा कि बलोच ये जो खातून से हमला करवाया गया, दहशतगर्द खुदकश हमला करवाया गया, अगर ये मैसेज दिया जा रहा है चीन को कि भी पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, हिम्मत यानी बेसिकली स्किल ही नहीं है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। इस पे मैं एहतजाज करना मेरा एक फंडामेंटल, मेरे डीएनए का हक है कि मैं जरूर ये चीखूं इसके ऊपर कि हम कहां जा रहे हैं और पड़ोस कहां जा रहे हैं। ये जरूर मेरा हक बनता है। और उसके बाद देखें कि मेरा मकसद किस तरीके से मीटिंग्स, जिस तरीके से रिसीव किया गया, मैक्रोन ने रिसीव किया है, अगले 5 साल का वो लीडर है, यूरोप को फ्रांस लीड करना चाहता है, मोदी साहब के पास अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन वो क्या बातें कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं। मैं जिस तरह मुझे अफसोस, मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हिम, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूं शर्मिंदा होता हूं एज ए पाकिस्तानी। तो मैं अब इसमें आपने जो बातें की है मैं वो बिल्कुल मैं उनसे सेकंड करूंगा चीमा साहब, लेकिन इस एम्बैरसिंग। मेरा मकसद है कि एक क्राइसिस नहीं है, एक क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस। लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है चीमा साहब, जो दुख के साथ कहूंगा, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है खाना चाहिए। आप लाशें देखना चाहते हैं, आप गरीब लोग देखें ना, जलसों में कोई ज्यादा पढ़े लिखे, कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आते। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, ए लेवल पे, ओ लेवल पे, इन चीजों पे। उनके लौंडे लपाड़े जाके, कोई मेरा मकसद दमादम बस्त कलंदर वो डीजे बट को तो नहीं देखते ना वो जाके। तो आप डीजे बट के सपोर्टरों की लाशें देखना चाहते हैं और उन पे सियासत करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट द डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। लेकिन और बताने का मकसद ये है, खान साहब के 3 बच्चे हैं, तीनों लंदन में बैठे हैं, और जो जिनका आप कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, वो भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। उनको इतनी नफरत है अगर अमेरिका के साथ, तो ऐलान क्यों नहीं करते कि मेरे बच्चे वापस आ जाए और मैं ग्रीन कार्ड अपना वापस दे देता हूं। एक मिनट लगता है कि फौरन वापस भेज दें अमेरिकन एम्बेसी में अपना ग्रीन कार्ड, लेकिन नहीं, क्यों करेंगे वो? सबका मुस्तकबिल बाहर में। जो बंदे डिपोर्ट होकर सऊदी अरेबिया से आएंगे 5-5 साल जेल काट के, उनको पता होगा पीटीआई ने हमारे लिए क्या किया या नून लीग क्या कर रही उनके लिए। लेकिन मैं एक देखे ना, और आप लेटर्स की बात, शीरी मजारी साहबा को देखे, यूनाइटेड नेशन को लेटर लिख दिया उन्होंने कि खान साहब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। और यार अपना कद काट तो पढ़ो, देख लो यार तुसी। यूनाइटेड नेशन कहते नहीं खान साहब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है यूनाइटेड नेशन के लेवल पे। आपकी कश्मीर के बारे में तो बात सुनी नहीं आज तक यूनाइटेड नेशंस ने। आप खान साहब की मेरे में चिट्ठी लिख के अपना मजाक उड़ा रहे हैं। हमला हुआ है एक इमारत पर जिसमें अल जजीरा का दफ्तर भी था, एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी था, और बैनुल-अक़वामी इदारों के काउंटडाउन दिया गया कि आप फटाफट यहाँ से निकल जाएं, और फिर उस इमारत को तबाह कर दिया गया। अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आज़ादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। इजराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है। उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडल ईस्ट में किसी का नहीं है। किसी मुल्क ने, किसी इस्लामी मुल्क में जाके, वैसे लफ्जी जहां तक बात आती है वो तो पूरी तरह सपोर्ट मिलती है, लेकिन जहां प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके खड़े होने की बारी आती है वहां पे हम नजरें चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगेन यहाँ पर फिर से वही इजराइल और इंडिया वाली सिचुएशन शुरू हो गई कि भाई जब इजराइल को कमज़ोर हमने समझा था, लेकिन 6 कंट्रीज़ ने यहाँ पर अटैक कर दिया और 6 सारे के सारे कंट्रीज़ यहाँ पर कुछ न कुछ अपनी लैंड खो चुके हैं और इजराइल ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है। ऊपर से अगर आप आज की सिचुएशन देखो ना, तो जो अरब कंट्रीज़ है ना, उसके आसपास जो भी सिचुएशन है उसमें पूरा का पूरा जो दबदबा है ना वो इजराइल का बना हुआ है। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो इंडिया की बात भी इसी टाइप की होती रहती है कि भाई इंडिया कश्मीर इंडिया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अल जजीरा की बात हो रही है। अल जजीरा आप सबको पता होगा कि भाई कतर का स्टेट अफिलिएटेड न्यूज़ है, न्यूज़ मीडिया पोर्टल है,
और वो उसी टाइप की न्यूज़ चलाता है जो उसको सही लगती मतलब उसके प्रोपेगेंडा को सेट होती है। हमेशा वो इंडिया के खिलाफ बोलता है, मतलब पॉइंट जो भी हो, एंगल एक ही एंगल से देखा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हुआ है एक इमारत पर जिसमें अल जजीरा का दफ्तर भी था, एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी था, और बैनुल-अक़वामी इदारों के काउंटडाउन दिया गया कि आप फटाफट यहाँ से निकल जाएं, और फिर उस इमारत को तबाह कर दिया गया। ये क्या डराने की कोशिश है, मजीद पैगाम देने की कोशिश है कि हमारे खिलाफ अगर आप जाएंगे तो फिर ये होगा, यहाँ पर बैठकर आप सहाफत नहीं कर सकते? IW अल जजीरा करता है, मुझे नहीं लगता कोई और ऑर्गेनाइजेशन, अगर BBC करती होगी तो करती होगी, लेकिन अल जजीरा जितने फिनेस के साथ करता है वो मुझे नहीं लगता और कोई करता है। कतर का टोटली फंडेड है, कंट्रोल्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ कतर, और कतर के ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लगे हैं। सऊदी अरेबिया ने और कतर के तो रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए थे बीच में, आपस में ट्रेड वगैरह सब कुछ रुक गया था, अभी भी बहुत उनके बीच में तनातनी चलती है। और अल जजीरा का एक खास किरदार ऐसा रहा है अल जजीरा का कि कोई भी चीज जो गलत होती है उसको किस तरीके से मोल्ड करना है, कैसे मोल्ड करना है, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं करते। आप इनका देखें कि प्रोडक्शन वैल्यूज बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, दुनिया भर का अल जजीरा में पैसा लगा रखा है, फॉरेनर इनके एंकर्स हैं, व्हाइट फेसेस हैं, सो टू से, अगर मैं ब्लंटली बोलूं तो। और पूरा एक तरीके से एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक प्रोपेगेंडा अल जजीरा करता है। तो ये अल जजीरा का किरदार है लगातार। अब कश्मीर में भी मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। और ठीक है, इंडिया में है अल जजीरा क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल जजीरा कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विंग है स्टेट ऑफ कतर का। इजराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है। उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडल ईस्ट में किसी का नहीं है। तो मिलिट्री, और फिर उसको जो मुआशी और पॉलिटिकल बैकिंग है वो उसका भी अगेन कोई मुकाबला नहीं है। तो है ये यकतरफा यूज ऑफ पावर है और इसका मुकाबला नहीं। का इस्तेमाल ही असल चीज़ है, असल हकीकत है, और उसके लिए ना हमें मीडिया रोक सकता है, ना ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन रोक सकती हैं, ना UN रोक सकता है। वहाँ पर इस बिल्डिंग को जब निशाना बनाया गया तो उसके अंदर 1 घंटा पहले वहाँ के लोगों को, उन बिल्डिंग के अंदर रहने वाले मुकीम लोगों को ये कह दिया गया, वहाँ पे मुख्तलिफ दफातर भी थे, अल जजीरा का दफ्तर भी था और भी लोगों के दफ्तर थे। 1 घंटा पहले उनको वार्निंग दी गई कि जी 1 घंटे के बाद ये बिल्डिंग जो है वो तबाह कर दी जाएगी, आप इसको जल्द अज जल्द खाली कर लें। और वहाँ पे वो लोग जो हैं वो 10-10 साल से 11-11 साल से इसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे, और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उनके हाथ में जो कुछ आया उन्होंने वो पकड़कर उस बिल्डिंग को खाली कर लिया। लेकिन अपनी फिर आंखों के सामने अपने उस जगह को जहाँ पे वो पिछले 10-11 साल से काम कर रहे थे, वो सहाफ़ी जिनका काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने उस दफ्तर को तबाह होते देखा। अच्छा, एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ अल जजीरा टेलीविज़न चैनल का अमला मौजूद नहीं था, बस सिर्फ उनका दफ्तर नहीं था, बल्कि एसोसिएटेड प्रेस जो एक न्यूज़ एजेंसी है उसका दफ्तर भी इसके अंदर मौजूद था। अब एसोसिएटेड प्रेस जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक मामले पे रिपोर्ट नहीं करती, वो पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़ एजेंसीज जो हैं उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, और उन्हीं के ज़रिए जो है ये सारी ख़बरें मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाती हैं। तो उसका जो दफ्तर था वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद था, और उसे भी निशाना बनाया गया, और पूरी बिल्डिंग जो है वो मुनद्दम हो गई। उस बिल्डिंग को 3 मिसाइल मारे गए, और पूरी दुनिया के सामने वो मनाजिर जो है वो नजर आए हैं। अमेरिका की जानिब से जो है वो हर मुमकिन कोशिश की गई है, चाहे वो माली तरीके से हो या वो अपने बयानात के ज़रिए हो, उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो इजराइल का साथ ही दे, और अब भी इसी तरह ही हो रहा है। यहाँ तक कि वाइट हाउस की ब्रीफिंग के अंदर भी जो है वो बार बार सहाफ़ियों की जानिब से सवालात किए गए, और उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उनसे भी पूछा गया कि जी आप इसकी कंडेमनेशन तो करें, इसकी ये जो कुछ भी हुआ है इसकी मजम्मत तो करें, कम से कम इजराइल के बारे में बोलें तो सही। लेकिन उन्होंने भी जो है एक दफ़ा भी अपनी ज़बान नहीं खोली। अब इस सिलसिले को, इस जो कशीदगी जारी है, इसको रोकने के लिए इस वक्त अमरीकी वफ़द जो है वो भी इजराइल में लैंड कर चुका है, और उनकी जानिब से कोशिश है कि किसी तरह मामला जो है वो ठंडे हो जाएं। इस सारे मामले में मिस्र भी जो है सुनने में आया है कि वो अपना किरदार अदा कर रहा है, और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीनियों और इजराइल फोर्सेस के दरमियान ये जो कशीदगी चल रही है इसको किसी तरह
कम किया जाए। इस वक्त इजराइल की जानिब से जो डिफेंस सिस्टम एक तैनात किया गया है उसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। अमेरिका इससे पहले ही इन झड़पों के शुरू होने से बहुत पहले ही वो इजराइल के साथ पार्टनरशिप के अंदर, और हम जानते हैं कि इजराइल को वो किस तरह सपोर्ट करता है, उनके पार्टनरशिप के अंदर पहले ही अपने शहरों के लिए इस किस्म का सिस्टम बना चुका है और सुनने में आया है कि उसे वो इंस्टॉल भी कर चुका है। और ये कहा जाता है कि अमेरिका की जानिब से जुलाई 2010 में ही $205 मिलियन का एक मुआहदा जो है वो इस कंपनी के साथ हो गया था और वो भी उनको ये सिस्टम बना के दे रही है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत के हवाले से भी ये खबर सामने आई है कि S-400 एक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ मिलके वो ख़रीद रहे हैं, बल्कि कुछ का कहना है कि ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, ताकि भारत के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनके ऊपर भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। इजराइल जो है वो इतने एडवांस सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा है कि अपने लोगों को बचाया जा सके और उनको कम से कम जानी नुकसान हो। लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की बात आती है, हम तादाद में ज़्यादा हैं, हमारे ममालिक ज़्यादा हैं, हम एक ज़्यादा बड़ी ताकत हैं, अगर लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर हम मिलें तो हमारे यहाँ पे आपस में इतनी तफरीक है, इतने आपस में इख्तलाफात हैं कि हम मिल के एक इतने से दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाते। कितना ही अच्छा होता कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे दौलत की रेल पेल है, जहाँ पे अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो तेल की इतनी बड़ी एक रिसोर्स आपको दिया गया है जिसके ज़रिए कितना पैसा कमाया गया है मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानिब से। अगर ये मिल के सिर्फ एक सिस्टम वो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए बना देते तो वहाँ पे भी उनकी आबादियों के ऊपर भी इस किस्म के हमले ना होते। लेकिन हो क्या रहा है कि उनकी आबादियों के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उसको रोकने वाला कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, ना वहाँ पे कोई और ताकत कोई बाहर से आके उनकी मदद करती है। हिजबुल्लाह वहाँ पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसे किसी मुल्क ने, किसी इस्लामी मुल्क में जाके वैसे लफ्ज़ी जहाँ तक बात आती है वो तो पूरी तरह सपोर्ट मिलती है। हमारे लीडर जो हैं वो बयानात भी देते हैं कि जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम जो है वो ख़त्म होने चाहिए। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जाके वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके खड़े होने की बारी आती है वहाँ पे हम नज़रें चुरा लेते हैं।